नमस्कार, आपका स्वागत है पॉडकास्ट विथ मयंक में। और आज हमारे साथ है हमारे स्टूडियो में बेहद ही ख़ास मित्र मेरी और बेहद ही अच्छी डांसर मिस प्रिया कौर ऑल द वे फ्रॉम छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच मयंक। तो प्रिया जी, कैसा लग रहा है आपको हमारे आज इस पॉडकास्ट पे आकर? आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी, काफ़ी फेमस है हमारा पॉडकास्ट। आई होप आपका बचपन से मन हुआ कि आप इस पॉडकास्ट पर आए। बचपन से तो नहीं, लेकिन कुछ टाइम पहले से बिल्कुल, जब से आपसे मेरी दोस्ती हुई है तब से तो मुझे ये था कि मैं एक बार तो जाऊंगी। बट आपने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। जी हाँ, मैं भी बहुत ही खुशनसीब हूँ कि आज हम बात करने वाले एक बेहद ही ज़रूरी टॉपिक पे, जो कि शायद जिस पे और ज़्यादा बात होनी चाहिए और ज़्यादा लोगों द्वारा बात की जानी चाहिए, और वो हमारे जलाशयों के बारे में है। और मैं एक बार आपको क्लियरली जो बता दूं, ये है कि जल शक्ति का धार्मिक महत्व क्या है हमारी भारतीय संस्कृति में। जैसे कि जल शक्ति में हमारी नदियाँ आ गई, तालाब आ गए, अन्य जलाशय आ गए, और क्या महत्व रहा है हमारे पूर्वजों के जीवन में, क्या महत्व रहा है तालाबों और अन्य जलाशयों का, क्या महत्व रहा है उनके जीवन में, धार्मिक हो गया या फिर क्या महत्व रहा है। तो मैं पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगा कि नदियों का धार्मिक महत्व आपके अनुसार क्या आज है और क्या पहले रहा है हमारे जीवन में? अगर मैं नदियों की बात करूं मैं, तो नदियों का प्राचीन काल से बहुत ज़्यादा महत्व है। आज की डेट में भी बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि गंगा आरती, अस्सी घाट की आरती वगैरह जो भी है बहुत ज़्यादा फेमस है आज की डेट पे। तो बहुत ही ज़्यादा, जैसे हम छोटे मोटे रील देख लेते हैं कि आए दिन कोई ना कोई रील आते रहते, तो उसमें ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। तो वो तो अभी भी प्रचलित है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा थे, तो वो लोग जो ये इनकी पूजा थी कि उनको कुछ व्रत रखना है या किसी चीज़ की कुछ मान्यता है कि उन्होंने सिक्के डाल दिए, कि किसी की तबीयत खराब है तो उस चीज़ से हटने के लिए उन्होंने कोई सिक्का डाला, तांबे का सिक्का डाला, देन उसके बाद वहाँ से मन्नत मांगी और वो पूरी हो गई। तो ऐसी मान्यता चली आ रही थी। तो उस चलते पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें थोड़ी-सी परिवर्तित हुई हैं। तो पहले जो मान्यता थी कि अगर किसी की तबीयत खराब है तो वो एक सिक्का डाल देगा, तो उससे उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो वो मान्यता आज चलती आ रही है। तो आज ऐसा होता है कि आज हम जैसे हम ट्रैवल करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर कोई नदी आ गई, है ना? तो हम वहाँ पे सिक्के, हम मेरे आस-पास के लोग, मैंने ऐसा अक्सर देखा है कि मेरे आस-पास के लोग, अगर मैं ट्रैवल करती हूँ तो वो लोग कोई नदी आ गई तो सिक्के निकाल के उसमें डालकर कुछ मन्नत माँगते हैं। तो ये उनकी अपनी मान्यता है, वो मन्नत पूरी होती है या नहीं होती है उस पे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन ये जो नदियों का महत्व है, जो नदियों की पूजा अरसों से देखी जा रही है, वो अभी भी प्रचलित है और काफ़ी ज़्यादा है। और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होती है। मतलब अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ऐसा एक इंसान नहीं है जो नदियों की पूजा नहीं करता होगा। हाँ जी, ये तो है। भारत में पहले तो धरती माँ है, फिर उसके बाद फिर गंगा माँ आती है। तो एक वेरी बिल्कुल। डीप रूटेड और इंटीग्रेटेड एक भावना सभी भारतीयों के मन में है। और ये बिल्कुल, शिव जी से ही रिलेट कर दिया जाता है अब गंगा जी को, जैसे कि उनके जटाओं से निकलती हैं। कहा भी जाता है कि गंगा जो है वो इतनी तेज बहती है कि उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल है। उन्हीं को रोकने के लिए, उनके क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी ने अपने जटाओं में उन्हें धारण किया था। उसके बाद से गंगा जो भी बहती है वो शिव जी की जटाओं से निकल के बहती है, और इसका एक अपना एक अलग महत्व है। इसे भी लोग मान के उनकी पूजा करते हैं, जैसे कि गंगा आरती हो गई शाम की। तो ये अलग एक महत्व हो जाता है। जी हाँ, गंगा आरती से मुझे याद आया कि वाराणसी की गंगा आरती बेहद ही फेमस है। भारतवर्ष या विदेशों में भी बेहद से लोग बाहर से आते हैं। तो क्या आप अभी तक आपने वाराणसी विजिट किया है? मैं पर्सनली मैं कई बार जा चुका हूँ वहाँ पे। सभी घाटों पे मैंने घूमा है, दशाश्वमेध घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट। क्या ये एक सौभाग्य, मेरा मानना है कि सभी भारतीयों को एक बार प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि जो महत्ता 80 घाट की है वो शायद ही किसी और घाट की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मयंक, लेकिन मैं अपने आप को शायद भाग्यशाली नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला है वाराणसी जाने का और उस गंगा आरती को देखने का, जिसे देखने के लिए लोग तरसते हैं। कोई बात तो नहीं। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाई हूँ अभी तक, बट आई विल ट्राई कि मैं एक बार विजिट ज़रूर करूँ। जी, और एक बेहद ही फेमस
कहानी नहीं कहूँगा मैं, एक बेहद ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे इतिहास का कि आखिर वाराणसी की अस्सी घाट को, क्योंकि वही गंगा नदी गौमुख से निकलती है, वही गंगा नदी वाराणसी में बहती है, वही गंगा नदी बिहार से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र में मिल जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व वाराणसी की घाट का है, क्योंकि एक बेहद ही प्रचलित कहानी उसके पीछे है कि एक बार एक बेहद ही क्रूर राजा हुआ करता था जिसने असंख्य पाप किए। कहा जाता है कि कहते उसने अपनी सत्ता के लोभ में कई दूसरे राज्यों पे उसने आक्रमण किया, कई लोगों की हत्या की वगैरह वगैरह। तो उसको जब नर्क में भेजा जा रहा था, जब वो मर गया उसको अस्सी घाट पे जलाया गया, और तब तक उसकी आत्मा नर्क के लिए वहाँ से रवाना हो चुकी थी, और उसकी आत्मा नर्क के द्वार में खड़ी थी, उसका हिसाब चल रहा था। और उसी दौरान एक चील उसकी हड्डी को लेकर अपने चोंच में लेकर उड़ा, और इसे आप किस्मत कहिए या फिर नीति का रिवाज कि वो हड्डी का टुकड़ा उस चील के चोट से गिरा और अस्सी घाट पे बहने वाली गंगा नदी में जाकर गिरा। और देन एंड देयर उसी वक्त वहाँ से जो द्वार पे खड़ा था, नर्क के द्वार पे खड़ा था वो पापी राजा, उसको स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया गया कि उसके सारे पाप धुल गए। उसने जितने असंख्य पाप किए अपने पूरे जीवन में, वो सारे पाप धुल गए और उसका हिसाब किताब बराबर होकर वो स्वर्ग के लिए रवाना हो गया। इतना ज़्यादा सेक्रेड या फिर उसे ये कहा जाता है कि सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लोग जाते हैं इसलिए गंगा में स्नान करने के लिए कि पाप धोना है, हम पाप धोने के लिए जाते हैं। तो इसका मॉडर्न डेज में आपका क्या कहना है? मॉडर्न डेज में ये कहाँ तक सही है, गलत है? अगर मैं मॉडर्न डेज की बात करूँ तो मुझे लगता है कि लोग सिर्फ शो ऑफ करने के लिए वहाँ ज़्यादा जाते हैं कि अस्सी घाट में जाएंगे, फोटो खींचेंगे, रील का जो जमाना बन गया। एग्जैक्टली रील का जमाना आ गया है, फोटो खींचेंगे, वो नाव में बैठ के वीडियोस बनाएंगे, वो थोड़े से वहाँ के एटमॉस्फेयर को दिखाएंगे कि हम बहुत ज़्यादा भक्त हैं, बहुत मानते हैं। लेकिन अगर उनके अंदर की बात देखी जाए तो अंदर से वो सिर्फ दिखाना चाहते हैं अपने व्यूवर्स को कि देखिए हम घूम रहे हैं, और आज की मेरी जो न्यू जर्नी है वो है वाराणसी, और वाराणसी के अस्सी घाट में आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कि ट्रेंड बन गया है उनके लिए, मतलब वो ज्ञान का सागर भी कहा जाता है वाराणसी के घाटों को, वो ज्ञान ट्रेंड के लिए अपने व्यूज के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। बिल्कुल अभी जा रहे हैं तो भाई मैं भी जाऊँ, मेरी ऑडियंस भी बिल्कुल नो डाउट, बिल्कुल कि मुझे भी गंगा आरती देखनी है। और गंगा आरती इसलिए नहीं देखनी कि वहाँ आरती इतनी अच्छी होती है, इसलिए देखनी है कि मुझे रिकॉर्ड करके अपने फीड पे उसे अपलोड करनी है कि हाँ भाई मैंने भी अटेंड किया ये। आप खुद भी प्रिया जी एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपके भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, कई हज़ारों फॉलोअर्स हैं, तो क्या आपने कभी आप क्यों नहीं गई वाराणसी? क्योंकि आप भी अपने व्यूअर्स को, अपने फॉलोअर्स को वो गंगा आरती दिखा सकती हैं, तो आप क्यों नहीं गई आज तक? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं भी अपने व्यूअर्स को गंगा आरती दिखा सकती हूँ, लेकिन गंगा आरती ऐसी पवित्र चीज़ है जो मैं सिर्फ शो ऑफ नहीं कर सकती। इतने हमारे जो है टीवी चैनल्स है ना, आरती के लिए भी आते हैं टीवी चैनल्स। मेरे आस्था तो आस्था पे हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है तो उसपे वो लोग क्या करते हैं कि लाइव दिखाते हैं कि गंगा आरती चल रही है। तो वहाँ देखने पे वहाँ वो लोग देखते हैं जो उस पे बिलीव करते हैं, और रील्स पे वो लोग देखते हैं जो वहाँ जाके वही चीज करना चाहते हैं। तो दोनों चीजों पे डिफरेंस है कि अगर आप किसी चीज की पे बिलीव करते हैं, अगर आपकी आस्था है किसी चीज पे, तो आप उसको हार्म नहीं करना चाहेंगे। आपको खुद उस पर बिलीव होता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा बिलीव है, और मैं लिटरली मैं ऐसे रील्स वगैरह पे देख के, या मैं रील्स पे देख के मेरा मन नहीं करेगा कि मैं चले जाऊँ, कि मैं गंगा घाट जाऊँ, या मैं मतलब आप बुलावा इंतजार कर रही कि जब आपको वाराणसी बुलाएगी तब आप जाएंगी? बिल्कुल ऐसा बुलावा तो ठीक है, लेकिन ऐसा सच अभी तक कोई ऐसा मोमेंट नहीं क्रिएट हुआ है कि मैं वाराणसी जाऊं और जाके वहाँ पे गंगा आरती देखूं। बट जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि मैं बिल्कुल जाऊंगी वाराणसी, क्योंकि हर एक भारतीय के मन में एक इच्छा होती है वो ऐसे धार्मिक स्थानों पर जाए जहाँ पे जाके सुकून मिले उन्हें। लेकिन ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी अभी भोपाल में रह रही हैं, वहाँ पे ऑलरेडी इतने जलाशय हैं, इतने बड़े बड़े सुंदर लेक हैं, तो शायद आपका मन वही भर जाता है। तो भोपाल के बारे में, बिल्कुल जो जलाशय के बारे में कुछ बताएं कि वहाँ
जो कई सारे बड़े-बड़े लेक है, सीएम हाउस के पास लेक्स है, मतलब पूरा एक नेटवर्क है लेक्स का। तो वहाँ भोपाल में क्या महत्व है इन लेक्स का, इन तालाबों का क्या महत्व है वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल सही कहा मयंक आपने। जैसा कि भोपाल को हम सभी जानते हैं कि सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे लेक्स हैं, बहुत ज़्यादा, इतने लेक्स हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप हर एक दूसरे जगह पे चले जाएँगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लेक्स देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो बड़ा तालाब बोलते हैं जिसे जिसे राजा भोज के नाम से भी जानते हैं। तो राजा अगर राजा उसकी बात करूँ तो उसके पीछे बिल्कुल, बिल्कुल, उसके पीछे की एक स्टोरी है, मुझे जहाँ तक पता चली है कि राजा भोज, एक बार क्या होता है कि राजा भोज की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तो राजा भोज को, जो पहले ऋषि मुनियों का समय हुआ करता था, हम सभी जानते हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको एक जो चांदी का सिक्का है वो निकलेगा, मतलब इस धरती के नीचे यहाँ पे है, इस जमीन पे पर्टिकुलर इस हिस्से पे है, आपको यहाँ पे खुदाई करवानी है, यहाँ से निकलेगा, निकल के आएगा और उसको वही आपकी तबीयत को ठीक कर सकता है। तो राजा भोज ने क्या बोला, अपने दूतों को बोल दिया कि चलिए खुदाई करिए, अब खुदाई करनी है। अब उन्होंने खुदाई करते गए करते गए करते गए, वो सिक्का मिलने ही नहीं रहा था। ऐसा था कि उसको अगर कोई भी छूता तो वो वहीं पे जम जाता। ऐसी उसके पीछे की स्टोरी है, अगर कोई लालच के मन से उसको देखता तो लोग खोदते गए खोदते गए खोदते गए, तो वो हिस्सा बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। फिर आखिरी में जाके जब उन्हें वो उस जगह से मिला वो सिक्का, है ना, तो उन्होंने जब उसे निकाला तो वहां से फिर पानी निकलने लगा। तब कहा गया कि वो हिस्सा इतना ज्यादा बड़ा हो गया, इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि उसे बड़ा तालाब लोग कहने लगे। अच्छा। और वहां से फिर पानी निकल गया। तो उसके वहां वो जो पानी का इलाका है, बोला जाए तो नहीं नहीं में बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत मैं दूर फैला हुआ है, बहुत दूर। मैं खुद भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं भोपाल में मैं रहा, वहाँ का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ के सारे लेक्स विजिट किए, तो मैंने देखा है कि वो कितना भव्य और कितना बड़ा है, वो अपर बहुत लेक बहुत वगैरह। बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो चलिए हमने इतिहास की बात कर ली कि कैसे चीज़ें शुरुआत हुई, कैसे चीज़ें शुरू हुई, मगर हर चीज़ अल्टीमेटली अब ये आती है कि जो शुरू हुई उसका आगे क्या करना है, तो भविष्य क्या। मुझे जहाँ तक लगता है कि इन तालाबों का इस्तेमाल भोपाल में नहीं हो रहा है, देखा जाए तो मतलब सिर्फ टूरिज्म पर्पस के इस्तेमाल हो रहा है कि लोग। बट लेकिन अब जैसे अब बिजली का उत्पादन हो गया, क्योंकि भोपाल ऑलरेडी बहुत ही गर्म शहर है, गर्मी बहुत पड़ती है वहाँ पे, एक सिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, इस वजह से एसी वगैरह का। मैं देखता हूँ कि जो हाइड्रो पावर का इस्तेमाल किया जा सकता था उतना इस्तेमाल किया नहीं जाता इन तालाबों के पानी का। डैम्स बने हैं, लेकिन डैम्स का भी इस्तेमाल सिर्फ पानी को रोकने और छोड़ने ही किया जाता है। तो उन्हें छोड़ने के क्रम में जो वेग होता है जल का, उसका इस्तेमाल करके बिजली वगैरह बनाने का कोई ऐसा वहाँ पे व्यवधान नहीं है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही कह रहे हैं मयंक आप कि इसके बारे में कोई व्यवधान नहीं है। सरकार को बिल्कुल इसके बारे में कोई ना कोई नीति बनानी चाहिए कि कैसे हम इन जलाशयों का प्रयोग करके बिजली बना सकते हैं या कैसे हम लोगों तक पानी पहुंचा सकते हैं। भोपाल में एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो आती है गर्मी के टाइम में पानी की। पानी में कटौती आना या लोगों के पर्टिकुलर ये इलाकों तो पे, मैंने खुद पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है, पानी बिल्कुल की कटौती बिल्कुल, वहाँ। लोगों के पर्टिकुलर इलाकों पे 2-3 दिन के लिए पानी नहीं आना, है ना, और 2-3 दिन पहले से उन्हें इन्फॉर्म कर देना है कि आज ये नल सुधरेगा, आज इस वाले इलाकों पे पानी की कमी रहेगी, कि वहाँ पे सुधार कार्य जारी है। तो ये सारी चीजें बहुत देखने को आती है। जबकि अगर हम बात करें भोपाल की, तो क्योंकि ये कैपिटल है, तो कैपिटल जैसे स्थानों पर ऐसी समस्या तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। और अगर भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जा रहा है तो फिर तो और भी ऐसी समस्या नहीं आनी चाहिए। भोपाल एक तो मेन सिटी हो गई, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर किसी गांव पे जाते हैं तो वहाँ पे ऐसी समस्या बहुत देखने को आती है कि वहाँ पे जलाशयों की इतनी ज़्यादा कमी है, पानी की कमी आ गई है। तो ये सारी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मुझे लगता है ना कि सरकार को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। मतलब अपनी लाडली लक्ष्मी योजना वगैरह वो सारी चीज़ें तो बहुत सही है, वो सारी चीज़ें भी करनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि लोगों को स्पेशली गर्मी के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो। जी हाँ, भविष्य तो जैसा कि भारत बेहद ही तेजी से कार्बन 2030 तक हमारा जो एम है कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो उसमें जल शक्ति का बेहद ही अहम रोल होने वाला है, अहम महत्व होने वाला है। जहाँ तक मुझे लगता है सरकार भी इस चीज़ पे ध्यान दे रही है।
एक मैक्रो लेवल पे ध्यान दे रही है, लेकिन एक माइक्रो लेवल सूक्ष्म सूक्ष्म स्तर पे ध्यान देने की बेहद ज़रूरी है। अगर मैं मैक्रो लेवल की बात करूँ तो जैसे अभी चेनाब नदी जो नॉर्थ इंडिया में बहती है, उस पे कई सारे डैम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। लेकिन वही है कि ये सरकार बेहद ही मैक्रो लेवल पे अभी सोच रही है, सूक्ष्म स्तर पे ग्रास रूट लेवल पे भी आना बाकी है। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पे आगे काम करेगी। और इसके साथ मैं आपका बेहद धन्यवाद देना चाहूँगा प्रिया कौर जी, हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। और मैं एक बार मैं फिर से अपने लिसनर्स को बता दूं कि प्रिया कौर जी बेहद ही टैलेंटेड डांसर, सिंगर, मल्टी टैलेंटेड एंकर रह चुकी हैं। और आप सबका बेहद ही एक अच्छा समय बीता होगा, मुझे उम्मीद है। प्रिया कौर जी से हमने बातें की बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आप सब जाकर प्रिया कौर को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और उनके कंटेंट को देखें। बेहद ही अच्छी डांसर है वो, और इन्वायरमेंटल और सोशल टॉपिक्स पे बेहद ही मुखर भी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यूअर्स, हमारे साथ शुक्रिया। जुड़ने के लिए बेहद धन्यवाद प्रिया कौर जी। मिलते हैं व्यूअर्स थैंक यू, एक और थैंक यू, गेस्ट के साथ अगले बिल्कुल। एपिसोड में। तब तक जय हिंद, जय भारत।